नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका फैक्टर प्लस क्लासेस पर। फैक्टर प्लस क्लासेस पर हम लोग दोस्तों पोलिटी की सीरीज चला रहे हैं, संविधान की। और यह फैक्टर प्लस क्लासेस पर लगातार सीरीज चल रही है और भी इसे पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, प्लस संविधान यूपी स्पेशल। तो संविधान क्लास मैं ले रहा हूं और हम लोग जिसमें पिछली क्लास में अनुच्छेद 1, 2, 3, 5 से 11 इतना पढ़ चुके हैं। हम लोग अनुच्छेद 1 में क्या पढ़े थे? भारत अर्थात संघ राज्यों का क्षेत्र है, उसमें भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, वह पढ़े। फिर अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना कैसे होती है वह पढ़े। फिर अनुच्छेद 3 में वर्तमान के राज्यों में कैसे संशोधन किया जाएगा, कैसे उसकी क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, या उसके नए राज्य जो बने उसके नाम में परिवर्तन या नए राज्य कैसे बनेंगे, वो अनुच्छेद 3 में हम पढ़े। 5 से 11 नागरिकता है, भाग 2। 5 से 11 भाग 2 नागरिकता है। नागरिकता कैसे, यानी कि भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अगर हम तुलना करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है। समझने के लिए एग्जाम्पल में हम यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र कहीं के भी हो, किसी भी राज्य में हमारा स्थानीय निवास हो, लेकिन हम नागरिक भारत के ही हो गए। हमारा नागरिकता राष्ट्र का नागरिकता होता है, एकल नागरिकता होता है। यह हम लिए थे ब्रिटेन से। लेकिन अमेरिका की तुलना करने पर अमेरिका में देखा जाता है कि वहां दोहरी नागरिकता है, वहां अर्थात वहां के राज्य की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। जैसे वहां की कैलिफोर्निया या वहां की कोई पनामा, कोई एक राज्य वहां ले लीजिए, वहां के एक राज्य की नागरिकता प्लस अमेरिका यानी राष्ट्र की नागरिकता, वहां 2 नागरिकता होती है, इसलिए वहां दोहरी नागरिकता है। और भारत में एकल नागरिकता है, जो कि हम ब्रिटेन से अडॉप्ट किए थे। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे आज भाग 3। भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 है मूल अधिकार। इंग्लिश हम उससे बोलेंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों हम मूल अधिकार क्यों पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार का मूल उद्देश्य क्या है? मूल अधिकार का उद्देश्य है विधानमंडल के कार्यों को क्रियान्वित करना, प्लस तानाशाही न हो जाए। सरकार अगर कोई कानून बनाती है, उसको पालन कराने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कठोर कार्य न अपनाने लगे, कठोर तानाशाही न अपनाने लगे, इसलिए उसको रोकने के लिए किसी व्यक्ति की मूल अधिकार का हनन न हो जाए, उसका मौलिक अधिकार, उसका नैतिक अधिकार बचा रहे, इसलिए मूल अधिकार बनाया गया। कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकार में यानी किसी व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके, किसी व्यक्ति का चहुमुखी विकास अर्थात बौद्धिक विकास हो, भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो और नैतिक विकास हो। भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास, संपूर्ण रूप से विकास हो, भेदभाव न हो, समानता का अधिकार बना रहे, कहीं किसी के अधिकारों का हनन न हो जाए, कहीं कोई कठोर कानून न अपनाने लगे, राज्य कहीं गलत कार्य इतने कठोर कानून बना दे कि पता चला किसी व्यक्ति का मूल अधिकार ही हनन हो जाए। इसलिए देखा जाए तो मूल अधिकार जो है हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन हमारा मूल अधिकार अमेरिका के मूल अधिकार से भिन्न है। भिन्न कैसे है? जैसे अमेरिका का मूल अधिकार है, समझने के लिए एग्जाम्पल में, वहां के व्यक्तियों को बंदूक रखने का अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार में ऐसा अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पे बंदूक नहीं रख सकता। यहाँ बंदूक अगर किसी को रखना है तो उसके लिए कुछ कानून है, कुछ प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मूल अधिकार तो हम वहां से लिए हैं, लेकिन वहां जैसा मूल अधिकार नहीं है। पूरे विश्व में जितना बड़ा भारत का मूल अधिकार विस्तृत रूप से लिखा गया है संविधान में, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं लिखा गया है, न कि अमेरिका में भी नहीं लिखा गया है। भारत का मूल अधिकार सबसे बड़ा है। भारत को मूल अधिकार को हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत के मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जबकि पहली बार मैग्ना कार्टा जो बनाया गया था वह 1215 में बनाया गया था। और भारत का मूल अधिकार, भारत का संविधान बना तब हुआ, तो इसलिए भारत के मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह हम लिए हैं, मूल अधिकार कहां से लिए हैं? यह हम अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका से।
भारत का मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारत में मूल अधिकार संविधान में 12 से 35 है, क्योंकि भाग 2 तो नागरिकता पढ़ा था हम लोगों ने, सिटीजनशिप। भाग 3 मूल अधिकार। तो कितने अधिकार हैं? जब 6 अधिकार हैं। कितने हैं? 6 अधिकार। दोस्तों जब कानून बना, जब संविधान बना था तो उसमें मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार बने हैं। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से, जो अनुच्छेद 31 में था, उसे हटाकर अब 300A में डाल दिया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, समानता। यह है 14 से। दोस्तों ये अधिकार है हमारे पास इस समय वर्तमान में 6 अधिकार हैं, लेकिन यहां पे आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा से संस्कृत शिक्षा से संबंधित अधिकार 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और एक है यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। यह आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल अनुच्छेद 31। तो दोस्तों यही हमारा निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है अब नहीं है, अब यह नहीं है, अब केवल 6 अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को निकाल के अनुच्छेद 300A में लेके चले गए। तो दोस्तों जो अधिकार, जितने भी टॉपिक, जो भी शब्द, जो भी अधिकार इस भाग 3 में दिए गए हैं, जो भी अधिकार इस भाग 3 में दिए गए हैं, वह अधिकार तो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार माना जाएगा। लेकिन जो निकाल दिया गया, अब ये चला गया 300A में, अब यह क्या रह गया? अब इस संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया। अब इसे हम कौन सा अधिकार कहेंगे? इसे हम कानूनी अधिकार कहेंगे या सांविधिक अधिकार कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन में दे देगा कानूनी, राजनीतिक, सांविधिक, विधिक या और भी कुछ भी। तो जो भी दे आप ध्यान रखना, कानूनी अधिकार अगर लिखा है ऑप्शन में तो कानूनी अधिकार मारना है टिक में, या संवैधानिक अधिकार लिखा हो तो सांविधिक अधिकार लिखा हो तो सांविधिक अधिकार टिक में मारना है, ध्यान रखिएगा। तो संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान दे रहे होंगे, हमने पढ़ा मूल अधिकार 12 से 35 है। हमने पढ़ा मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है। तो और हम यहां देख लें समानता का अधिकार से जहां से हम स्टार्ट करें 14 से 18 है। तो दोस्तों दो चीज छूट रही है, यानी क्या छूट रही? हमने पढ़ा 5 से 11 नागरिकता है, सिटीजनशिप है 11 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। फिर हम यहाँ मूल अधिकार पढ़ रहे हैं 12 से 35, और यहाँ हमने जो अधिकार लिखे हैं वह 14 से स्टार्ट है। तो यानी 2 छूट रहा है, 12 और 13। 12 और 13। तो 12 क्या है, 13 क्या है, पहले हम उससे पढ़ लेते हैं, फिर यह अधिकार पढ़ते चलेंगे। फिर इन सभी अधिकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो 12 है राज्य। राज्य अर्थात लिखते हैं, बताते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 राज्य अर्थात जो हम क्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड इस तरह के राज्य की बात करते हैं भारत में, क्या यह वह राज्य है? नहीं। राज्य अर्थात हम किसे राज्य कहेंगे, राज्य की परिभाषा क्या होगी, यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 यानी हम जो सरकारी कार्य करते हैं, यह संवैधानिक सरकारी कार्यों से संबंधित कोई एजेंसी जो काम करती है वह सब राज्य में आती है। जैसे संसद, विधानमंडल, विधान परिषद, विधायक अर्थात या स्टेट मतलब जो राज्य हैं हमारे, समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। यह सरकारी कर्मचारी, पुलिस, यह सब जो सरकारी वेतन लेने वाले लोग हैं, यह सब स्टेट होते हैं, वह सब राज्य में आते हैं। समझने के लिए अगर एक उदाहरण दें, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ए नामक कोई व्यक्ति है और बी नामक व्यक्ति है। ए नामक व्यक्ति है और बी नामक व्यक्ति है, इन दोनों में झगड़ा हो गया। ए ने बी को मार दिया, ए ने बी को मारा। क्या किया? मारा। अब बी क्या करेगा? ए पे मुकदमा करेगा,
बी क्या करेगा, ए पर मुकदमा करेगा। तो मुकदमा जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए वर्सेज बी, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। ए ने बी को मारा तो बी जब इस पे मुकदमा करेगा तो बनेगा स्टेट, या हिंदी में राज्य बनाम बी, वह स्टेट हो जाएंगे। ऐसे ही किसी व्यक्ति को मारा, अब वह आपका विरोधी हो गया, आपके विरुद्ध, आपने उसको मार दिया समझ लीजिए। यानी जैसे ए ने बी को मारा, यानी आपने बी को नहीं मारा, आपने बी को मार के आपने राज्य से झगड़ा ले लिया, यानी कि सरकार को आपने मार दिया, क्योंकि सरकार के बनाए गए कानूनों का आपने उल्लंघन कर दिया। तो मुकदमा कौन लड़ेगा, सरकार लड़ेगा आपसे। तो केस क्या बनेगा, स्टेट बना ए, यानी इसे राज्य कहेंगे। यानी संसद, विधानमंडल, विधान परिषद, ये सरकारी कर्मचारी, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस सरकार का काम कर रही है स्टेट चलाने के लिए, डीएम एसपी सब, तो ये सब राज्य में आएंगे। कब तक, जब तक वो सरकार के अंतर रह के काम कर रहे हैं तब, कोई व्यक्तिगत झगड़े के लिए नहीं, सरकार के अंदर रह के अगर कार्य कर रहे हैं तो वो सरकारी कर्मचारी सब राज्य में आएंगे। अब हम लिखते हैं कौन कौन से राज्य में आते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य में कौन कौन आता है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, भारत में सरकार के अधीन जो कार्य करने वाले लोग हैं वो संसद, यानी संसद में कौन काम करता है, लोकसभा राज्यसभा में सारे सांसद काम करते हैं। राज्यों के प्रत्येक सरकार, यानी सरकार में रहने वाले लोग, जैसे डीएम एसपी कलेक्टर आईएएस आईपीएस आरएएस सब। विधानमंडल यानी विधायक लोग, भारत और राज्य के भीतर सरकार के नियंत्रण के अधीन सारे कर्मचारी, स्थानीय अन्य प्राधिकारी, यानी गांव का मुखिया तक, गांव का प्रधान जो है पंचायत चुनाव जीत जाता है, नगर पालिका के पंचायत चुनाव जीत जाते हैं जो, वह सब पार्षद निगम ये सब जो आते हैं सब सरकार हैं। सब सरकार से संबंधित कार्य करने वाले, सरकार से संबंधित कार्य करने वाले, सरकार में रहने वाले, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है मान लीजिए, उसने सरकार से कांटेक्ट करके वो सरकार का कार्य कर रही है, रोड का काम कर रहा है, कोई पुल बनाने का काम कर रहा है, वह सब सरकार के अंतर्गत आ जाएगा, वह सब स्टेट उसे कहा जाएगा, राज्य कहा जाएगा। जैसे स्कूल आपका हो गया, यह भी सरकार हो जाएगा। मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय है, अभी हाल ही में बीसीसीआई नहीं था, अब शायद उसे भी कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय में बीसीसीआई और यूजीसी को भी ला दिएगा। नहीं तो 3 लोग नहीं थे सर स्टेट में, एक न्यायालय नहीं था, बीसीसीआई नहीं था और उसके बाद यूजीसी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, हालांकि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ये सब सरकार है, सब स्टेट है, सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। न्यायालय जब न्यायिक कार्य कर रहा हो और जब प्रशासनिक काम कर रहा, प्रशासनिक का यानी अपने कर्मचारियों को वेतन देने का काम है, कैसे वो काम करेगा उसके लिए नियम बना रहा हो, छुट्टी कब देनी है, ये सब कार्य जो कर रहा है न्यायालय, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो समझ लीजिए फिर वो सरकार है, स्टेट है, राज्य की परिभाषा में आता है। लेकिन जब वो जजमेंट कर रहा हो बैठ के अपने न्यायालय में, जिस समय वो जजमेंट कर रहा है उस समय न्यायालय राज्य नहीं होता, उसमें राज्य की परिभाषा में न्यायालय नहीं आता। तो न्यायालय ऐसा है जो दोहरा है, मापदंड इसका चलता है, प्रशासनिक कार्य करते हुए वो राज्य की परिभाषा में आता है, और जब प्रशासनिक कार्य नहीं कर रहा होता, जब जजमेंट कर रहा हो, निर्णय का काम कर रहा होता है, तब न्यायालय राज्य की परिभाषा में नहीं आता। दोस्तों इससे ज्यादा राज्य की परिभाषा में पढ़ने लायक कुछ नहीं। जो भी सरकार की, जिनसे सरकार से कांटेक्ट करके काम करने वाले लोग हैं, सब सरकार से वेतन लेने वाले लोग, सब स्टेट राज्य की परिभाषा में आते हैं। आप देख लीजिए, सरकार, संसद, राज्यों की प्रत्येक सरकार, विधानमंडल, राज्य के भीतर सरकार के नियंत्रण के अंदर, स्थानीय यानी ग्राम प्रधान, डीएम एसपी पुलिस, सब सरकार के राज्य की परिभाषा में आते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 13, यह बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। बहुत ही गहराई है, बहुत बड़ा अनुच्छेद है, कोई ध्यान से पढ़ता नहीं और ना ही जल्दी कोई पढ़ाता है। अनुच्छेद 13, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार कहां दिया गया है, तो ध्यान रखना नैसर्गिक अधिकार अनुच्छेद 13। अधिकारों की बात चल रही है तो पार्ट 3 मूल अधिकार है ही है, पार्ट 3 में अनुच्छेद 13 में नैसर्गिक अधिकार भी है। यह असंगत शब्द क्या है यह हमें देखना है। इसमें लिखा है मूल अधिकार से असंगत, अर्थात कोई भी सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो, मूल अधिकार से मिलता जुलता ना हो, उसको छीनता हो, तो ऐसे अधिकार या उनका अल्पीकरण
यानी कोई ऐसा अधिकार जो कोई कानून बना है जिसका अधिकार कम कर रहा हो या छीन रहा हो, अल्पीकरण कर रहा हो, ऐसी विधियों को हम रिपील कर देंगे या वहां तक की वो विधि हम नहीं मानेंगे। इसमें 3 अधिकार चलते हैं। आच्छादन का सिद्धांत, इसमें दोस्तों हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और अधित्यजन का सिद्धांत। समझने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में अनुच्छेद 13 में हम 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। 3 सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इक्लिप्स का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स यानी ढक लेना, किसी को ढक लेना। जैसे हमने कोई कानून बनाया और उस कानून को बनाया लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। आज उसकी ऐसा कानून जहां तक जब उसकी जरूरत नहीं है, जब तक जरूरत थी तो रहेगा, और जब जरूरत नहीं तो उसको ढक दिया गया, यानी उस कानून को रोक दिया गया, रिपील कर दिया गया कि अब उस कानून की जरूरत नहीं, उसे रोका जाए, उसको यूज नहीं, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन भविष्य में चलकर उस कानून की फिर से अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उसे हटा दिया जाएगा और वह कानून अपने आप फिर चालू हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। यानी कोई कानून है, आज उसकी आवश्यकता नहीं तो उसे रोक दिया गया वहीं से, फिर भविष्य में कभी चालू हो गया, उस कानून की जरूरत पड़ गई तो फिर उसे चालू कर दिया गया। जैसे हम धारा 309 पढ़ेंगे तो इसको बीच में रोक दिया गया था। 309 है आत्महत्या करना अपराध है, इसमें 1 साल की सजा है। बीच में लगा जीवन जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार है। अभी आगे हम 21 पढ़ेंगे। क्या जीवन जीने के साथ मरने का भी अधिकार है? कोई व्यक्ति खुद से मर सकता है? तो नहीं मर सकता। तो जैसे आईपीसी की धारा 309 बीच में रोक दी गई थी। 309 में लिखा गया है कि आत्महत्या करने का अधिकार अपराध है, उसमें 1 साल की सजा है। बीच में अनुच्छेद 21 जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 21 में क्या है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया, क्या जीवन जीने के साथ साथ मरने का भी अधिकार है? तो एक केस आया ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य में कहा गया जीने के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं है। कुछ केसेस में बताया गया था मरने का अधिकार है, बाद में आया कि जीने के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं है। तो फिर इस धारा को बीच में जब कोई ऐसा केस आ गया था जिसमें कहा गया कि जीने के साथ साथ मरने का अधिकार है, तो उस 309 को रोक दिया गया था। लेकिन जब लगा नहीं जीने के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं है, तो 309 को फिर से स्टार्ट कर दिया गया। तो वह धारा 309, आईपीसी की धारा 309 आप समझने के लिए आच्छादन के सिद्धांत में पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं पृथक्करणता का सिद्धांत। ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई कानून जिसको हम बनाए लेकिन उसकी पूरी लाइन नहीं, उसकी आधी लाइन सही है और आधी लाइन गलत है। ऐसा कोई धारा जिसकी पूरी लाइन सही नहीं है और आधी लाइन सही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किराए पर रूम दिया, एक व्यक्ति ने रूम किराए पर दिया, जिसने किराए पर रूम दिया कि आप इसको ले लीजिए, उपयोग कीजिए। फिर वह व्यक्ति रूम किराए पर लेने के बाद इसमें अफीम बेचना शुरू कर दिया, अफीम, चरस, गांजा बेचना शुरू कर दिया। अब रूम किराए पे देना तो सही है, यहां तक का कानून सही है कि रूम किराए पे दे सकता है, लेकिन उसमें अफीम बेचना या चोरी का सामान लाके रखना यह गलत बात है। तो जितना यानी रूम किराए पे देना इतना बात तो सही है, लेकिन उसमें अफीम बेचना उतनी बात गलत है, तो यहां से काट कर दिया जाएगा। यानी आधी बात सही है, आधी बात गलत है। तो पृथक्करणता का सिद्धांत यही कहता है कि जितनी बात सही है उतना हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जितनी बात गलत है उसको हम हटा देंगे। इस सिद्धांत के तहत अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है? अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि हम जानबूझकर अपने किसी अधिकार को छोड़ दें। हालांकि अपना मूल अधिकार कोई चाह के भी छोड़ नहीं सकता, बहुत सारे अधिकार ऐसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ कारण जैसे अपना कोई धर्म है, मान लो कोई हिंदू है, अपना धर्म त्याग करके मुस्लिम बन गया, यहाँ भी तो उसने अपने अधिकार को एक तरह से छोड़ा, इस अधिकार को हिंदू धर्म से प्रैक्टिस करने को। हालांकि और 25 से 28 में बताएंगे। अपना अधिकार, मूल अधिकार को जान के छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कानून, कोई व्यक्ति अपना अधिकार, मूल अधिकार छोड़ दे तो उसे त्याग का सिद्धांत कहते हैं, उसी को कहते हैं अधित्याग का सिद्धांत। तो अनुच्छेद 13 में हम क्या समझे? मूल अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण, यानी कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को छीन रहा हो या उसको कम कर रहा हो, तो ऐसे अधिकार को, ऐसे कानून को हम
को असंवैधानिक करार दिया जाएगा, न्यायालय की तरफ से असंवैधानिक करार दिया जाएगा। इसीलिए आप पढ़ेंगे मूल अधिकार वाद योग्य है। अक्सर यह भी एक प्रश्न आता है, मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है। तो मूल अधिकार वाद योग्य है। आपके किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार छीना जा रहा है तो वह कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकता है और नीचे के कोर्ट से भी जा सकता है, लोअर कोर्ट से भी शुरू कर सकता है, जा सकता है कोई भी व्यक्ति। इसीलिए कहा गया कि मूल अधिकार वाद योग्य है। कैसा है? वाद योग्य है। जबकि आप पढ़ेंगे भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, वह वाद योग्य नहीं है। अगर कोई कानून बनाई है उसको लेकर अगर कोई क्रियान्वयन कर रहा है राज्य, तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन मूल अधिकारों का अगर आपको उल्लंघन हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उसको आप लेकर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ आपका अनुच्छेद 13। आप अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 13 का क्लास 3A में पूछा गया विधि किसे कहते हैं। विधि, अनुच्छेद 13 क्लास 3 का 1 के अंतर्गत विधि किसे कहते हैं, इस पे चर्चा उठी कि विधि के अंतर्गत क्या क्या माना जाएगा। क्या जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया हो रही है वो संविधान संशोधन को भी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, मतलब कि वह विधि मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। बहुत सारे केसेस आए हैं उसमें, जैसे गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज का केस आया है, शंकरी प्रसाद का केस आया है, और उसके बाद अंत में एक केस आया है केशवानंद भारती का, केरल राज, केशवानंद भारती, केरल राज्य। यह 1973 का केस है। 1973 में केशवानंद भारती ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित इनकी भूमि को ले लिया गया था। मठ के केशवानंद जो थे मठ के महंत थे, इनकी भूमि ले ली गई थी, इसी के संबंध में इन्होंने मुकदमा किया था। तो हालांकि केशवानंद भारती के लिए संविधान का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। केशवानंद भारती के राज्य में कहा गया, अब ये जो विधि शब्द है ना, इसी के अंदर विवाद उठा था कि क्या विधि में आएगी, तो क्या संशोधन प्रक्रिया जो है संविधान में, क्या वो विधि मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में होते, प्रीवियस पर्स को लेकर प्रक्रिया चालू हो गई थी, बहुत सारा संविधान संशोधन कर रही थी इंदिरा गांधी जी की सरकार। तो अंत में भारत सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया है कि मूल अधिकार जो भारत का संविधान का मूल अधिकार है, आप सारे संशोधन कर डालिए, सारे संशोधन कर डालिए, चलेगा। यहां तक कि उद्देशिका में भी संशोधन हो गया। लेकिन भारत के जो संविधान बनाने वाले मनोनीत लोग थे, उन्होंने उनकी जो मानसिकता है, जो उन्होंने महत्व दिया था, उन्होंने जो चाहा था संविधान का ऐसा होना चाहिए, क्या उनकी सोच रही है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि संविधान के मूलभूत आधार संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। यानी कि संविधान क्या चाहता है, संविधान का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को फील किया जाएगा और उस चीज को आप कभी संशोधन नहीं कर सकते। यह बात उठी थी केशवानंद भारती केरल राज्य में। केशवानंद भारती केरल राज्य में यह कहा गया कि आप मूलभूत संरचना में, मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन मूलभूत संरचना में आप संशोधन नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। हालांकि विधि में क्या क्या आएगा, नियम, उपनियम, विधि में क्या क्या आएगा, नियम, उपनियम, अध्यादेश, रूढ़ी, प्रथा। ये जो हम शादी वाली बात कर रहे थे ना कि मुस्लिम 4 शादी क्यों कर सकता है, क्योंकि उनके यहां प्रथा थी, हमारे यहां भी रूढ़ी है। दक्षिण भारत में अभी हम शादी वाली बात बता रहे थे कि बहुत लोग अपने मामा की लड़कियों से हिंदू भी शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहां रूढ़ी है, उनके यहां प्रथा है। तो ऐसे रूढ़ी और प्रथा को अनुच्छेद 13 के तहत हम संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत रखे हैं, क्योंकि उसे हम कानून मान लेंगे, उसे हम विधि मान लेंगे। यानी किसी के यहाँ कोई रूढ़ी है, जो हम आज ब्रह्म विवाह करते हैं, मुस्लिम कलमा पढ़कर विवाह करता है, तो ये हमारी रूढ़ियां हैं, हम मंदिर में विवाह करते हैं। हालांकि कानून प्रक्रिया क्या है, कोर्ट मैरिज कर लीजिए, लेकिन कानून प्रक्रिया है कि हम 7 सप्तपदी करते हैं, 7 फेरे लेकर विवाह करते हैं। यह विवाह हमारे रूढ़ी में है, हमारे प्रथाओं में है। तो इसे हम अनुच्छेद 13 के तहत
क्या मानेंगे? विधि मानेंगे। क्या मानेंगे? विधि मानेंगे। तो रूढ़ी प्रथा भी अगर कोई है जो लगातार पुराने से चली आ रही, उसे हम रूढ़ी मानेंगे, प्रथा मानेंगे और उसे हम कानून मानेंगे। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि अल्पीकरण या असंगत है। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा हमारे यहाँ थी। अब कोई आदमी कहते हमारे यहाँ धर्म में सती प्रथा थी तो हम उसे मनाएंगे? तो नहीं मना सकते। जो मूल अधिकारों को छीन रहा हो उसे हम असंगत कर देंगे। अगर असंगत कर रहा हो या अल्पीकरण कर रहा हो तो उसको हम रिपील कर देंगे, समाप्त कर देंगे ऐसे कानूनों को। वही हम पढ़े थे 3 सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, अधित्याजन का सिद्धांत या पृथक्कर्तक का सिद्धांत। तो सती प्रथा हमारे यहाँ एक दुर्व्यवहार करने वाला दुरुपयोग था, तो उसे हमने समाप्त कर दिया गया, उसे हमने पृथक कर दिया, अलग कर दिया, पृथक कर। तो दोस्तों मिला जुला के आज अनुच्छेद ध्यान रखना, केशवानंद भारती खेल राज्य जरूर पढ़ना है, या मूलभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का सबसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है पूरे संविधान में के संशोधन में, और सुप्रीम कोर्ट के अब तक के सबसे बड़े निर्णयों में यह सबसे महत्वपूर्ण केस रहा है। केशवानंद भारती खेल राज्य 1973 का केस है, 24 अप्रैल 1973 को आया था। आप इसको एक बार जरूर डिटेल से देखिएगा। दोस्तों लोड बहुत हो जाएगा और मैटर बहुत हो जाएंगे, आप लोग याद करने में परेशानी होगी क्योंकि यह बहुत ही पेचीदा यहाँ पे अनुच्छेद 13 है, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। आज हम इसे यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। किसी व्यक्ति में समानता का अधिकार कैसे माना जाता है, वो हमने अमेरिका से लिया है और इंग्लैंड से लिया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार हमने इंग्लैंड से लिया है। विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। और ये इसमें अधिकार कैसे पूरे होंगे, कैसे माने जाएंगे। फिर अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, लिंग, स्थान में भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक अवसर नियोजन की में भेदभाव नहीं होगा, नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। 17 में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबल, छुआछूत में जो भेदभाव होता है गांवों में अक्सर आप देखने को मिल जाता है, वह नहीं करना चाहिए। फिर उपाधियों का अंत, किस तरह की उपाधि, जो भारत में पुरस्कार मिलते हैं वो पुरस्कार नहीं लेना है, वो किस तरह की उपाधि ले सकते हैं, किस तरह की उपाधि नहीं ले सकते। यह सारी बातें हम कल 14 से 78 समानता का अधिकार पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।